नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। बीजेपी मंत्री की शिंदे का नामो निशान मिटाने की धमकी। शिंदे गुट ने भी बीजेपी मंत्री को दी कड़ी चेतावनी। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और उसके सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी मंत्री और वन मंत्री गणेश नाइक ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी इजाजत दे तो वे उनका नामो निशान मिटा देंगे। इस बयान पर शिवसेना भड़क गई। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि बीजेपी सिर्फ शिंदे की 2022 की बगावत की वजह से सत्ता में है और शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता। शिवसेना प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने नाइक को कड़ी चेतावनी दी। नाइक और शिंदे की पुरानी राजनीतिक रंजिश है और दोनों पहले शिवसेना में साथ थे। नाइक 2019 में बीजेपी में आए और 2024 में फडणवीस सरकार में मंत्री बने। हाल ही में नवी मुंबई निगम चुनाव में बीजेपी ने नाइक के नेतृत्व में बड़ी जीत दर्ज की, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यह विवाद महायुति गठबंधन में बढ़ती दरार को दिखा रहा है। बजट सत्र में क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? पार्टी की बैठक के बाद नेताओं ने बताया। संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। मंगलवार शाम को कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में रणनीति समूह की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बताया कि सत्र में मनरेगा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। साथ ही पर्यावरण, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और विदेश नीति से जुड़े सवाल भी उठाए जाएंगे। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार गंभीर नहीं दिखती। के सुरेश ने बताया कि बुधवार को खड़गे इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाएंगे, जिसमें मनरेगा और एसआईआर पर चर्चा होगी। बता दें कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा, जबकि बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। तमिलनाडु दीपम विवाद के बाद जस्टिस स्वामीनाथन का नया बयान। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन ने चेन्नई में एक निजी अवार्ड समारोह में कहा है कि वे अपने शेष कार्यकाल में सनातन धर्म की भावना को दिल में रखकर काम करेंगे। यह बयान उन्होंने ऐसे समय दिया है जब DMK और उसके सहयोगी दल उनके खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव ला चुके हैं। यह विवाद मदुरई के तिरुपरन कुंडरम में कार्तिकेय दीपम की दरगाह के पास दीपक जलाने से जुड़े उनके दिसंबर 2025 के फैसले को लेकर हुआ था, जिसमें उन्होंने मंदिर परंपरा के पक्ष में आदेश दिया था। बाद में हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने भी इस फैसले को सही ठहराया। DMK का आरोप था कि इस निर्णय से धार्मिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। वहीं जस्टिस स्वामीनाथन ने मजाक में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 4.5 साल का कार्यकाल वे शांतिपूर्वक पूरा कर पाएंगे। बेंगलुरु की रैली में डीके के नारे लगे, भड़के सिद्धरमैया। कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर खुली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। मंगलवार को बेंगलुरु में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को नई योजना से बदलने के खिलाफ कांग्रेस की रैली के दौरान जब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भाषण देने उठे, तभी कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी CM DK शिवकुमार के समर्थन में डीके के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे नाराज होकर सिद्धरमैया ने मंच से ही उन्हें फटकार लगाई और पूछा कि नारे कौन लगा रहा है। मंच पर उस समय DK शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और विपक्ष ने इसे कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई बताया है। गौरतलब है कि पार्टी के भीतर लंबे समय से सिद्धरमैया और DK शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। बताया जाता है कि DK को आधे कार्यकाल के लिए CM बनाए जाने का वादा किया गया था। हालांकि दोनों नेता हाईकमान के फैसले को मानने की बात कहते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी, बच्चों की मानसिक सेहत की सुरक्षा। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में भी बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बहस तेज हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मंगलवार को फ्रांस के नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन करने वाले विधेयक को पास कर दिया। इस बिल को लाने के पीछे बच्चों को डराने या धमकाने के मामलों और मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। अब यह बिल सीनेट में जाएगा। बता दें कि पिछले साल 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसके तहत बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और X जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में UGC और शंकराचार्य विवाद बना संकट, GST डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा।
सिटी मजिस्ट्रेट धरने पर। यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध पूरे देश में फैला। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने राजनीतिक और प्रशासनिक संकट का रूप ले लिया है। अयोध्या में तैनात जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का हवाला देते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र भेजा और मीडिया के सामने इसकी घोषणा की। सिंह ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा के कारण शंकराचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे पहले 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी नए यूजीसी नियमों और शंकराचार्य से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में इस्तीफा दिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। निलंबन के विरोध में अग्निहोत्री ने बरेली कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने माघ मेले में संतों के साथ कथित मारपीट की घटना का भी जिक्र किया। यह मामला अब राज्य में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद बन गया है। यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए, जो 2012 के पुराने ढांचे की जगह लेते हैं और जिनके तहत सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र बनाना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि इससे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के खिलाफ भेदभाव रुकेगा, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि नियम एक तरफा और दुरुपयोग योग्य है। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, बरेली, रांची समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए और #यूजीसी रोलबैक ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि किसी के साथ उत्पीड़न या अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और भेदभाव के नाम पर इन नियमों के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन नियमों की जिम्मेदारी यूजीसी, केंद्र और राज्य सरकारों की होगी और हर कार्रवाई संविधान के दायरे में ही होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई है। नए नियमों के तहत अब सरकारी और निजी सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा, जहां छात्र भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे और कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बंगाल में एसआईआर पर बवाल, लोगों के उत्पीड़न को लेकर कोलकाता में विरोध मार्च निकाला गया। पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में जमीयत उलेमाए हिंद ने कोलकाता में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। यह जुलूस उत्तर मध्य कोलकाता के राजा बाजार से शुरू होकर करीब 4.5 किलोमीटर चलकर एस्प्लेनेड में खत्म हुआ। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि सत्यापन के नाम पर लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को घंटों लाइन में खड़ा किया जा रहा है, जो अमानवीय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार चुनाव आयोग पर एसआईआर कराने का दबाव बना रही है और यह विरोध उत्पीड़न व संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता को कमजोर करने के खिलाफ है। ईरान में 6126 मौतों का दावा, ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरी। ईरान में देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 6126 लोगों की मौत हो चुकी है। यह दावा अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने किया है, जिसके मुताबिक मरने वालों में 5777 प्रदर्शनकारी, 214 सुरक्षा कर्मी, 86 बच्चे और 49 अन्य नागरिक शामिल हैं, जबकि 41,800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विरोध 28 दिसंबर को रियाल की गिरती कीमत के बाद शुरू हुए थे। इस बीच ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 15 लाख के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालात के बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएस से अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया पहुंच गया है, जिससे सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। वहीं ईरानी सरकार ने मौतों का आंकड़ा कम बताते हुए विदेशी साजिश का आरोप लगाया है। इंटरनेट बंद होने के कारण डेटा की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड समझौते की घोषणा की। वाइन, बियर, जैतून तेल, फल, प्रोसेस्ड फूड भारत में होंगे सस्ते। यूरोपियन संघ की अध्यक्ष बोली,
हमने यह कर दिखाया। भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील के बाद अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया, वे खुद के खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर सहमति बन गई है, जिसे करीब 2 दशक की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और यह वैश्विक GDP के 25% और विश्व व्यापार के 1/3 हिस्से को कवर करता है। दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन वर्कफोर्स जैसे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। FTA के तहत वाइन, बियर, जैतून तेल, फल, प्रोसेस्ड फूड और मांस जैसे कई यूरोपीय उत्पाद भारत में सस्ते होंगे। यूरोप से आने वाली कारों पर टैक्स 110% से घटकर 10% होगा और सालाना 2.5 लाख कारों का कोटा तय किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भारत ने उसके 96.6% सामानों पर शुल्क घटाने या हटाने पर सहमति दी है और इससे दोनों पक्षों का व्यापार तेजी से बढ़ेगा, जबकि भारतीय निर्यातकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत और यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तारीफ करते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आई उर्सुला ने प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों की साझेदारी में नया अध्याय खोलेगा। उन्होंने बताया कि इस डील से करीब 4 बिलियन यूरो के टैरिफ घटेंगे और व्यापार व सप्लाई चेन मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा FTA बताया और कहा कि इससे निवेश, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता 27 यूरोपीय देशों के साथ हुआ है। समझौते पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक हस्ताक्षर होने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय होने के बाद अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप पर आरोप लगाया है कि वह सार्वजनिक रूप से रूस से दूरी बनाने की बात करता है, लेकिन भारत के रास्ते आने वाले रूसी तेल से बने रिफाइंड उत्पाद खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस और यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के वरिष्ठ अधिकारी और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि और फिर से साफ कर दूं, रूसी तेल भारत जाता है, रिफाइंड उत्पाद बाहर आते हैं और यूरोपीय लोग रिफाइंड उत्पाद खरीदते हैं। वे खुद के खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% जुर्माना शामिल है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोली बीजेपी नेता उमा भारती, शंकराचार्य होने का सबूत मांगने को बताया गलत। बीजेपी नेता उमा भारती ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की उपाधि को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। उमा भारती ने प्रशासन द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगने को गलत बताते हुए कहा कि यह अधिकारियों की मर्यादा और अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ऐसे मामलों का फैसला केवल शंकराचार्य और विद्वत परिषद ही कर सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर पूछा था कि वे किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन वे अपने समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन वे अपने समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे और आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया और मेला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से माफी की मांग की। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.